हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पर्म के स्ट्रक्चर को। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेल जर्म सेल से कैसे स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होते हैं उसके पूरे स्टेप्स को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो, और हम लोग क्या देखेंगे, और हम लोग हार्मोनल कंट्रोल भी डिस्कस करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कौन से हार्मोन्स है जो कौन से हार्मोन्स क्या काम करते हैं एंड उसका क्या क्या फंक्शंस है वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या डिस्कस करेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हेडिंग डालेंगे क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। हेडिंग डालेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। हेडिंग डालेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसपे आपको डाउट हो सकता है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं हर एक टर्म को आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? सबसे पहला टर्म जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो क्या है? सबसे पहला जो टर्म एनसीईआरटी ने दिया है कि लिखेंगे पहले, उसके बाद उसको एलैबोरेट करेंगे। डोंट वरी। इन testis the immature male germ cells, और क्या कह सकते हैं इन्हें कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया। मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया क्या है? एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है? मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस sperms via spermatogenesis, via spermatogenesis only at puberty। राइट? अब देखो, इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या है? द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स। अब इसे इमेच्योर क्यों लिखा है एनसीईआरटी ने? तो होता क्या है, देखो कि जो मेल जर्म सेल्स है ना, हमने पहले भी कहा था कि जो मेल जर्म सेल्स है उसमें मियोसिस नहीं होता है। मियोसिस कहाँ होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। तो जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो थोड़ा सा दुबले पतले होते हैं, मतलब छोटे आकार के, छोटे साइज के। तो उसमें क्या होता है, वो मेल जर्म सेल्स क्या करते हैं? माइटोसिस करते हैं और अपने जैसे और मेल जर्म सेल्स बनाते हैं। उसमें से कोई मेल जर्म सेल्स क्या करता है, अपने अंदर अपने साइज को जो है वो इंक्रीज करता है और अपने अंदर क्या करता है, एक्युमुलेट करता है नरिशिंग मटेरियल को, और हट्टा कट्टा तगड़ा हो जाता है। तो उस जो तगड़ा हो गया, हट्टा कट्टा हो गया, जो अपने अंदर नरिशिंग मटेरियल को एक्युमुलेट किया और अपने साइज को इंक्रीज किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग मैच्योर सेल्स बोलेंगे। और इसको हम लोग इमैच्योर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये दुबला पतला है, इसका साइज छोटा है। राइट? दैट इज वाई यहाँ पे एनसीईआरटी ने आपका ये जो मेल जर्म सेल्स है इसको इमैच्योर कहा है। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। और क्या है इंपॉर्टेंट लाइन? ये है कि ओनली एट प्यूबर्टी, सिर्फ और सिर्फ प्यूबर्टी आने के बाद ही स्पर्मेटोजेनेसिस हो सकता है। ठीक है? अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसके टोटल 4 स्टेजेस है। कितने हैं? 4। स्पर्मेटोजेनेसिस के अगर बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं, तो इसके टोटल 4 स्टेजेस है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। डोंट वरी, हम लोग हर एक चीज को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। उसके बाद का स्टेप क्या है? उसके बाद आता है मियोसिस 1। क्या आता है? मियोसिस 1। अगर आपको मियोसिस के बारे में पता है तो आपको पता होगा मियोसिस जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होता है वो क्या होता है? वो होता है रिडक्शन डिवीजन। हर एक चीज का रिडक्शन होता है, हाफ हो जाता है हर एक चीज, राइट? रिडक्शन डिवीजन।
और फिर आता है क्या, मियोसिस 2 या स्टेज 3 भी बोल सकते हैं इसे, मियोसिस 2, राइट। और फोर्थ एंड फाइनल स्टेज होता है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। अब आप में से कुछ को लग सकता है सर ये जो स्पर्मिएशन है, स्पर्मिएशन वो भी तो एक स्टेज है, तो उसको आपने क्यों नहीं लिखा। तो देखो स्पर्मिएशन जो है ना वो स्पर्मियोजेनेसिस का ही पार्ट है, तो इसी वजह से हम लोग स्पर्मिएशन को यहाँ पे स्टेजेस में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। वो हम लोग पकड़ लेते हैं कि स्पर्मिएशन जो है वो स्पर्मियोजेनेसिस का ही एक पार्ट है। क्लियर है, डोंट वरी, हम लोग सब चीज को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये 2 पॉइंट है, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग एक के बाद एक हर एक स्टेज को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इस साइड में ड्रॉ करेंगे और इस साइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेज क्या था, स्टेज 1 क्या था, स्टेज 1 क्या बोला था, स्टेज 1 हमने स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या था, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, साइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। देखो हमने क्या कहा कि मान लो कि ये जो है ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है ये भाई साहब, ये भाई साहब स्पर्मेटोगोनिया है। ये भाई साहब क्या है, ये भाई साहब है स्पर्मेटोगोनियम। प्लूरल है, सिंगुलर है तो गोनियम हो जाएगा, प्लूरल होता तो गोनिया, राइट। तो गोनियम, ये है स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है। ये क्या करता है, ये भाई साहब क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस करके अपने जैसे 2 और सेल्स बनाएंगे। ये भाई साहब ने क्या किया, इस भाई साहब ने यहाँ पे किया माइटोसिस। क्या किया, माइटोसिस किया और अपने जैसा बनाया। अब ये जो भाई साहब है ये दोनों भी क्या करेंगे, फिर से माइटोसिस करेंगे। 1 2 3 4 सेल्स बना लिए। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी किया माइटोसिस, राइट। अब ये भाई साहब क्या करेंगे, ये भाई साहब, ये सारे के सारे 4 लोग जो है ये भी माइटोसिस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पकड़ लेते हैं सिर्फ इसी भाई साहब ने क्या किया, माइटोसिस किया और 2 अपने जैसे सेल्स बनाए। लेकिन ये जो 2 सेल्स है ये थोड़ा आकार में या स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बड़े हैं साइज में, राइट। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जितने भी सेल्स है वो क्या है, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया है। ये जो भाई साहब है ये देखो बाकी सेल से थोड़ा सा अलग नहीं दिख रहे, ये भाई साहब थोड़ा सा मोटे हट्टे कट्टे तगड़े दिख रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स। अब इसी भाई साहब में जो होंगे इस दोनों में ही हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं हो सकता, इसमें भी हो सकता है, दोनों में ही हो सकेंगे, लेकिन हम लोग सिर्फ इसको पकड़ के आगे काम करेंगे। तो हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्ड्स में इसको हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द मेल जर्म सेल्स, द मेल जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया, द मेल जर्म सेल्स present in the inside wall of seminiferous tubule inside wall of seminiferous tubules undergo mitotic division,
and increase in number and increase in number। मतलब जो हमने यहां पे किया, क्या करेंगे, मेल जर्म सेल्स क्या करेंगे इनसाइड द, हमें पता है कि इनसाइड वॉल में रहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। ये जो हमने किया माइटोसिस, इसने भी माइटोसिस किया, इसने भी माइटोसिस किया, अंडरगो माइटोसिस एंड इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन नंबर। पहले कितने स्पर्मेटोगोनिया थे या गोनियम थे, एक। माइटोसिस 1 एंड 2 के बाद कितने हुए, 1 2 3 4, तो एक से कितने हो गए, 4। चारों के चारों क्या बने, चारों के चारों ही स्पर्मेटोगोनिया है या मेल जर्म सेल्स है। क्लियर है, वेरी गुड। इंक्रीज इन नंबर। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, ईच स्पर्मेटोगोनियम जो है वो कैसे है, वो डिप्लॉयड है। कैसे होते हैं, ईच स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है डिप्लॉयड, एंड उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 46 यानी उसमें से 44 जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, और एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक वाई क्रोमोसोम होगा। क्यों, बिकॉज ये मेल जर्म सेल्स है। मेल में हमने पढ़ा है कि 44 ऑटोसोम्स होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम। क्लियर है, वेरी गुड। तो इसी को हम लोग वर्ड में लिखेंगे, ईच स्पर्मेटोगोनियम, ईच स्पर्मेटोगोनियम, ईच स्पर्मेटोगोनियम have, each spermatogonium is diploid and have 46 chromosomes and have 46 chromosomes, 46 chromosomes, राइट। उसमें से 44 हो जाएंगे ऑटोसोम्स, एक एक्स क्रोमोसोम एक वाई क्रोमोसोम, टोटल 46। 44 प्लस 1 45 प्लस 1 46। क्लियर है, 46 क्रोमोसोम्स, राइट। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो क्या करेगा, सम ऑफ देम यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सम ऑफ देम यानी स्पर्मेटोगोनियम की बात हो रही है यहाँ पे। सम ऑफ देम यानी कुछ कुछ स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स क्या करेंगे, सम ऑफ देम इंक्रीज इन साइज by accumulating nourishing material, और भी एक तरीका हम लोग सोच सकते हैं कि इसे, भाई ये जो सेल्स है ना स्पर्मेटोगोनिया, ये क्यों साइज में ग्रो कर रहा है, बिकॉज इसको आगे जाके माइटोसिस करना है, मियोसिस करना है। मतलब एक सेल से इसे 4 सेल्स बनाने हैं, तो इसे ऑब्वियसली इसे हट्टा कट्टा तगड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो कैसे कर पाएगा। अगर एक सेल से इसे 4 बनाने हैं तो इसे तगड़ा होना पड़ेगा, राइट। या एक सेल से अगर स्टेप वाइज पकड़ ले तो एक सेल से इसे 2 एटलीस्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाना पड़ेगा, तो अगर 1 से 2 बनाना है तो इसे मजबूत होना पड़ेगा, राइट। इसी वजह से ये क्या करता है, इंक्रीज इन साइज बाय एक्यूमुलेटिंग nourishing material and become primary spermatocytes and become primary spermatocytes, and rest of them remain spermatogonia, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड रेस्ट ऑफ देम रिमेन स्पर्मेटोगोनिया। हमने क्या कहा था कि कुछ में स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया, माइटोसिस करके अपना नंबर को इंक्रीज किया, उसमें से उस बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ ही स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, कुछ ही स्पर्मेटोगोनिया अपने अंदर जो साइज है उसको इंक्रीज करेंगे और बन जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। लेकिन बाकी जो है वो क्या होंगे, बाकी जो है वो रिमेन एज स्पर्मेटोगोनिया, मतलब
ये भी स्पर्मेटोगोनिया, ये भी स्पर्मेटोगोनिया, ये भी स्पर्मेटोगोनिया, और ये अगर कुछ डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया। सिर्फ ये दो बंदे क्या हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए, राइट। और क्या लिखेंगे, एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स periodically undergo meiosis. Why periodically? Because meiosis दो पार्ट में डिवाइडेड, meiosis 1, meiosis 2, या बहुत सारे स्टेप्स में डिवाइड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, तो पीरियडिकली अंडरगो मियोसिस। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ हम लोगों का कंप्लीट होता है स्टेज 1, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। व्हाई दिस इज कॉल्ड साइटोजेनेसिस? सो साइटोजेनेसिस का मतलब क्या है कि इसने अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज किया है। किसने इंक्रीज किया है? स्पर्मेटोगोनिया ने। और स्पर्मेटोगोनिया ने साइटोप्लाज्म की इंक्रीज करके क्या बन गया है? स्पर्मेटोगोनिया ने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करके बन गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या सभी बने हैं? नो, कुछ कुछ बने हैं, और बाकी तो स्पर्मेटोगोनिया ही रह गया है। सिंपल लॉजिक। तो यहां हमारा स्टेज 1 होता है कंप्लीट। स्टेज 1 वहां होता है हमारा कंप्लीट। अब एक चीज बताओ मुझे कि हमने क्या किया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाया। क्या यहाँ पे मियोसिस हुआ है? नो। क्या यहाँ पे माइटोसिस हुआ है? नो। इसमें क्या हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये वाले सेल्स में और ये वाले सेल्स में डिफरेंस क्या है? क्या मियोसिस हुआ? नहीं। क्या माइटोसिस हुआ? नहीं। क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होंगे? ये भी क्या हो जाएंगे? ये भी डिप्लॉयड होंगे। और इसमें भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे? इनमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। मतलब 44 हो जाएंगे ऑटोसोम्स, और एक हो जाएगा एक्स क्रोमोसोम, एक हो जाएगा वाई क्रोमोसोम, राइट। बिकॉज दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। उसी को लिखेंगे स्टेज 2। क्या लिखेंगे? स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है? मियोसिस 1। क्या होता है? मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होगा? अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये क्या करेगा? ये करेगा मियोसिस। क्या करेगा? ये भाई साहब करेंगे मियोसिस। और मियोसिस से क्या करेंगे? मियोसिस से दो अपने जैसे और सेल्स बनाएंगे। लेकिन हमको क्या पता है कि मियोसिस 1 जो होता है वो कैसा होता है? वो रिडक्शन डिवीजन होता है। इसका मतलब क्या है? इन भाई साहब में कितने क्रोमोसोम थे? 46। इनमें कितने होंगे? 23, राइट। इन भाई साहब में कितने सेल्स थे? ये डिप्लॉयड थे। ये कैसे हो जाएंगे? ये भाई साहब हो जाएंगे हैप्लॉयड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, राइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये भाई साहब कैसे होंगे? ये भाई साहब हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हुआ है। और इन भाई साहब में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23 क्रोमोसोम्स। मतलब 22 ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम्स, ये एक फॉर्मेशन हो सकता है। और 22 ऑटोसोम्स प्लस वाई क्रोमोसोम, ये एक फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। मतलब ये जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स है, ये डिवाइड हो चुके हैं। यही आगे जाके डिसाइड करते हैं कि मेल बनेंगे कि फीमेल बनेंगे, राइट। यही क्या करते हैं? यही आगे जाके डिसाइड करेंगे कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अभी सिर्फ यहां तक ही रखते हैं चीजों को। तो क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा वर्ड में लिख लेंगे।
क्या लिखेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स are diploid and have 46 chromosomes ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज वहां पे ना तो मियोसिस हुआ है ना ही माइटोसिस हुआ है, राइट। क्रोमोसोम्स मतलब 44 प्लस एक्स प्लस वाई, यही रहेगा जैसा स्पर्मेटोगोनिया में था, सेम टू सेम रहेगा, राइट। अब क्या होगा, ईच स्पर्मेटोसाइट, ईच प्राइमरी spermatocyte cell undergoes meiosis 1 और विद इन ब्रैकेट लिखेंगे रिडक्शन डिवीजन, क्या लिखेंगे विद इन ब्रैकेट, रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस 1 और रिडक्शन डिवीजन करेंगे and produces two equal but haploid secondary spermatocytes, क्या बनाएंगे, secondary spermatocytes बनाएंगे, टू इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, जो हमने यहाँ पे किया है, हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट्स हमने बनाया है। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया स्टेज 2। ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेज 2। यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होंगे, ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल, हर चीज को ना समझ के पढ़ने की कोशिश करो। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी के बाद स्पर्मेटोसाइट, हर चीज में न्यूमोनिक्स ढूंढने की कोशिश मत करो, राइट। हर चीज में अगर आपने न्यूमोनिक्स लगाना स्टार्ट कर दिया ना तो एग्जाम हॉल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसा मत करना। कोई भी न्यूमोनिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझ के याद रखने की कोशिश करो कि भाई क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया ने अपना इंक्रीज किया और प्राइमरी बना, फिर प्राइमरी में हो रहा है रिविजन, अच्छा वहां से सेकेंडरी बन रहा है, अच्छा, फिर सेकेंडरी मियोसिस 2 कर रहा है, तो मियोसिस 2 में तो कोई रिडक्शन डिवीजन होगा नहीं, तो सेम टू सेम बनेंगे, क्या बने, स्पर्मेटिड बने, स्पर्मेटिड से क्या बने, स्पर्मेटोजोआ। जोआ क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज उसमें टेल आ गया, इसलिए ऐसे याद रखो, साइंटिफिकली याद रखो। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेल इज हैप्लॉइड and have 23 chromosomes। obviously reduction division हुआ तो हाफ हो गए, either 22 plus x और 22 plus y, या तो 22 plus x होंगे या फिर 22 plus y होंगे। क्लियर है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये क्या हो गए, ये वे स्प्लिट हो गए, राइट। एक्स एक तरफ चला गया, वाई किसी और में चला गया, राइट। ये हो गया हमारा स्टेज 2। अब क्या होगा, अब होगा स्टेज 3। क्या होगा, स्टेज 3 दैट इज मियोसिस 2। स्टेज 3 यानी मियोसिस 2। स्टेज 3 यानी मियोसिस 2। क्या होगा, मियोसिस 2। वेरी गुड। मियोसिस 2 में क्या होगा, हर एक यहाँ पे भी मियोसिस होगा, ये भाई साहब भी मियोसिस करेंगे, अपने जैसे और 2 सेल्स बनाएंगे। मियोसिस 2 ऑलमोस्ट इक्वल टू माइटोसिस ही होता है, तो ये भी 2 सेल्स बनाएंगे और ये भाई साहब भी डिवाइड करके 2 सेल्स बनाएंगे, ये एक, ये अपने जैसा ही एक और दूसरा बना दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन चारों को,
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इन चारों को हम लोग क्या बोलेंगे? इन चारों को बोलेंगे स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है मियोसिस 2। क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे हुआ है मियोसिस 2। तो मतलब मियोसिस 2 में क्या पता है हमको? ऑलमोस्ट इक्वल्स टू माइटोसिस। मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये अगर हैप्लॉइड है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हैप्लॉइड हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे? 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। या तो 22 प्लस एक्स होगा और 22 प्लस वाई होगा। सेम टू सेम कंडीशन, सेम टू सेम कंडीशन, राइट। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या किया? स्टेज 3 यानी स्पर्मेटिड तक हमने बना लिया। तो स्टेज 3 को लिखते हैं वर्ड्स में। क्या लिखेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स undergo meiosis 2, undergo meiosis 2 and form and develops into and producing reverse meiosis 2 and producing four haploid four equal haploid spermatids, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने 4 क्यों लिखा? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो 2 ही बन रहे हैं, तो आपने 4 क्यों लिखा? देखो हम लोग कहाँ से डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग यहाँ से पकड़ के आ रहे हैं। तो 1 से बना 2, इन दोनों से बना है 4, क्योंकि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 स्टेज अलग अलग है, मियोसिस के ही पार्ट है। ये पूरा स्टेप एक स्टेप है। ये जो पूरा स्टेप है ना, यहां से लेके यहां तक ये जो स्टेप है, ये एक ही स्टेप है, वो है मियोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है? इस पूरे स्टेज में सिर्फ एक ही इंसिडेंट हो रहा है, दैट इज मियोसिस। मियोसिस को हमने अपने हिसाब से डिवाइड कर लिया है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में। तो यहाँ पे मियोसिस 1 की वजह से 1 से 2 बन रहे हैं, और मियोसिस 2 की वजह से 2 से ये 2 और ये 2 4 बन रहे हैं। लेकिन ओवरऑल प्रोसेस में क्या हुआ? 1 से स्टार्ट किया था हमने, 1 से बना 2 और 2 से बना 1 2 3 4, एंड प्रोडक्ट हमारा क्या बना? मियोसिस का 4 बने। तो इसी वजह से हमने लिखा 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। क्लियर? यहां तक? मैं एक और बात बताता हूं। देखो आप कहोगे कि सर यहाँ पे एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से तो 2 ही स्पर्मेटिड बन रहे हैं, तो आपने 4 क्यों लिखा यहाँ पे? इसका आंसर यही है कि देखो बेटा क्या हुआ यहाँ पे हम लोग मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में सब डिवाइड किया है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस किसका है? मियोसिस का है। मतलब यहां से लेके यहां तक क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। और मियोसिस से हमको क्या पता है? एक सेल से 4 सेल्स बनेंगे, राइट। तो अगर ये पूरा प्रोसेस मियोसिस है, तो अगर हम लोग ये बीच के सब डिविजन को नहीं पकड़ते हैं तो क्या होगा? 1 से बने 2 और 2 से बने 4। तो इसी वजह से यहाँ पे 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बोला जाएगा। और यहाँ पे मैंने यही नहीं लिखा कि ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मैंने लिखा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मतलब टोटल कितने हैं? टोटल है 2, ठीक है, टोटल है 2। इसी वजह से मैंने लिखा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ईच नहीं लिखा मैंने, ठीक है। क्या बना? स्पर्मेटिड्स बन गए, राइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस 2 एंड प्रोड्यूसिंग 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स भी कैसे होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे, 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस वाई। यहां पे हमारा खत्म होता है स्टेज 3, दैट इज मियोसिस 2। अब हमारा हो जाएगा स्टेज 4। क्या हो जाएगा? स्टेज 4। स्टेज 4 में क्या होगा? हमने पहले ही बताया था, स्पर्मियोजेनेसिस होगा। स्पर्मियोजेनेसिस होगा। मतलब क्या है? ये हर एक स्पर्मेटिड्स क्या करेंगे? एक स्पर्मेटिड से क्या बनेगा? एक स्पर्मेटोजोआ बनेगा। एक स्पर्मेटिड से क्या बनेगा? एक स्पर्मेटोजोआ। ये भी एक स्पर्मेटोजोआ,
ये भी एक स्पर्मेटोजोआ और ये भी एक स्पर्मेटोजोआ। ये सारे के सारे क्या है? दिस ऑल आर स्पर्मेटोजोआ। क्या है? स्पर्मेटोजोआ। ये भी कैसे होंगे? ये भी होंगे हमारे हैप्लॉइड, और इनमें भी कैसे होंगे? 23 क्रोमोसोम्स, या तो 22 प्लस एक्स होंगे या फिर 22 प्लस वाई होगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? स्पर्मेटोजोआ है। ये भी है, ये भी है, ये भाई साहब भी है और ये भाई साहब भी है। चारों के चारों भाई साहब स्पर्मेटोजोआ है। अब इस स्टेज में क्या होता है देखो, इस स्टेज में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखने से आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? तो लिखेंगे द ट्रांसफॉर्मेशन from spermatids to spermatozoa, spermatid to sperm or spermatozoa is called spermiogenesis, राइट। देखो हमने क्या बोला कि द ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पे भी क्या हो रहा है? यहां पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन कहां हुआ था? यहां पे, जहां पे स्पर्मेटोगोनिया अपने अंदर नरिशिंग मटेरियल या साइटोप्लाज्म एक्युमुलेट करके क्या बना गया था? हट्टा कट्टा बन गया था, तगड़ा मोटा गोलू मोलू बन गया था। लेकिन ये क्या है? ये मान लो हमारा जो है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द स्पर्मेटिड। ये क्या है भाई साहब? ये भाई साहब है स्पर्मेटिड। अब ये भाई साहब है गोलू मोलू। क्यों ये भाई साहब गोलू मोलू है? बिकॉज ऑब्वियसली यहां से ये गोलू मोलू होना स्टार्ट हुआ है, तो ये भाई साहब भी कैसे होंगे? गोलू मोलू होंगे। लेकिन जैसे ही इस भाई साहब को, ये स्पर्मेटिड को पता चलता है कि भाई आपको ना फर्टिलाइजेशन करने जाना है, तो इसने पूछा स्पर्मेटिड ने कि भाई मुझे फर्टिलाइजेशन करने कहाँ जाना है? तो इसको बोला गया कि आपको फर्टिलाइजेशन करने फीमेल जेनिटेलियल ट्रैक में जाना पड़ेगा, और वहां से ट्रैक से भी आपको सर्वाइकल कनाल होके, यूटेरस होके एम्पुलरी इस्थमेटिक जंक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये सुन के ये घबरा जाता है, स्पर्मेटिड जो है ये क्या होता है? घबरा जाता है, बोलता है कि यार मैं इतना गोलू मोलू हूं, इतना कैसे चल पाऊंगा, और चलूंगा भी कैसे? मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना तो पैर है ना फ्लैजेला है। तो तब ये क्या करता है? तब ये स्टार्ट करता है अपना ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करता है? अपना ट्रांसफॉर्मेशन। ये स्पर्मेटिड जो होता है कैसा होता है? ये हेवी होता है, हेवी एंड नॉन मोटाइल भी, हेवी एंड नॉन मोटाइल। तो ये भाई साहब क्या करते हैं? अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, जिम जाते हैं, जिम करते हैं, और जिम करके क्या बनाते हैं? एकदम पतला बन जाते हैं। क्या करते हैं? रिड्यूस वेट। क्या करते हैं? रिड्यूस वेट। अपना वेट रिड्यूस करते हैं ताकि बहुत दूर तक ट्रैवल कर सके बिना थके, राइट। और क्या करते हैं? अपने अंदर फ्लैजेला ऐड करते हैं, ऐड टेल, और एक पूंछ ऐड कर लेते हैं ऐसा छोटा वाला, और क्या बन जाता है? और बन जाता है स्पर्मेटोजोआ। क्या बन जाते हैं? स्पर्मेटोजोआ। एक स्पर्मेटिड से एक ही स्पर्मेटोजोआ बनेगा, लेकिन टोटल कितने बनेंगे? 4, बिकॉज 4 स्पर्मेटिड है, इसी वजह से। क्लियर है? चलो, तो स्पर्मेटिड क्या किया? स्पर्मेटिड ने यहाँ पे माइटोसिस किया नहीं, मियोसिस किया नहीं, अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपना रिड्यूस वेट को रिड्यूस किया और एक पूंछ ऐड किया, और क्या बन गया? स्पर्मेटोजोआ बन गया। ये भी कैसे होंगे? ये भी अपना हैप्लॉइड होगा, और इसमें भी 23 क्रोमोसोम होंगे। 22 प्लस एक्स भी हो सकता है और 22 प्लस वाई भी हो सकता है। This is called spermiogenesis. The transformation of spermatids into spermatozoa is called spermiogenesis. Spermiogenesis में ही एक फेज आता है, that is called spermiation. क्या आता है? Spermiation. उसी को लिखेंगे, मिटा दे सकता हूं मैं। इस डायग्राम की अब कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस वाला पार्ट था वो हो चुका।
हमारा जो स्पर्म बनने का था वो स्पर्म हमारा बन गया। तो हम लोग एक एंड में एक टॉपिक लिख देते हैं, फिर लिखेंगे। अभी लिख दे, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते, चलो स्टार देके लिख देते हैं। इन स्पर्मेटोजेनेसिस, इन spermatogenesis from one primary spermatocytes four spermatozoa are produced। मतलब क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ जो है वो बनते हैं। देखो स्टार्ट कहाँ से किया था, एक स्पर्मेटोसाइट से, और खत्म कहाँ पे किया, 1 2 3 4। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। अब हमने जो कहा था स्पर्मिएशन, क्या लिखेंगे, स्पर्मिएशन। व्हाट इज स्पर्मिएशन? तो इसको भी स्टार देके लिखेंगे, इसको भी स्टार देके लिखते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटो नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm heads are embedded inside Sertoli cells. Inside what? Inside Sertoli cells या nurse cells, Sertoli cells. Heads are embedded in Sertoli cells and finally release from seminiferous tubule. Finally release from seminiferous tubules by the process called spermiation. By the process called spermiation. क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी? चलो क्लियर है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इनसाइड, स्पर्म का जो हेड होता है वो गड़ा रहता है, एम्बेडेड गड़ा रहता है किसके अंदर, सर्टोली सेल्स के अंदर, जो नर्व सेल्स है, राइट। एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन यहाँ वो लाइन सूट नहीं होता है कि स्पर्म जो बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में वो कहाँ आके रिलीज होता है। वो रिलीज होता है, मैंने क्या कहा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में। लेकिन वो बात यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि यहाँ का मतलब है यहाँ मतलब बाहर जा रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, राइट। तो अगर आप यहाँ पे ल्यूमेन आ जाए तो उसका आंसर लुमेन ही होगा, लेकिन वो थोड़ा सा कॉन्ट्रा हो जाता है बिकॉज ये लाइन के साथ वो ल्यूमेन वाला पार्ट यहाँ पे मैच नहीं होता, वो जहां मैंने लिखाया था सिर्फ वहीं पे मैच होता है वो। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये जो फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रिलीज होके कहाँ जाता है तो बोल देना ल्यूमेन में, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ल्यूमेन, याद रखना। ऑलरेडी मैंने लिखा चुका हूं ये चीज, फिर भी मैंने एक बार आपको डिस्कस कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने क्या किया, हमने स्पर्म बना दिया और स्पर्म को बना के हम लोगों ने छोड़ दिया। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। जब तक हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और हम लोग ओवम बनाएंगे या एग बनाएंगे, तब तक हमारा जो स्पर्म है
वो पहुंच चुका होगा फीमेल जेनिटेलिया में। तो जैसे ही ओवम तैयार होगा हमारा स्पर्म भी पहुंच जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ओवम को ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा। यही फंडा था ना हमारा, राइट। तो दूसरा देखेंगे पॉइंट, एक और हेडिंग डालेंगे, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लिखेंगे हार्मोनल रेगुलेशन, ये साइड में लिख देते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल reproductive system, male reproductive system, hormonal regulation of male reproductive system। देखो क्या होता है कि एक हार्मोन रिलीज होता है जैसे ही प्यूबर्टी आता है ना, एट प्यूबर्टी जैसे ही प्यूबर्टी अराइज होता है, वैसे ही हमने क्या बोला कि जैसे ही प्यूबर्टी अराइज होगा स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या अचानक स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, उससे पहले बहुत सारे हार्मोनल रेगुलेशंस या कंट्रोल्स होते हैं, राइट। जैसे ही प्यूबर्टी अराइज होता है, क्या होता है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है, क्या है भाई, हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है। क्या है उसका नाम? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से? क्या रिलीज होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? GnRH। जी कैपिटल जी, स्मॉल एन, कैपिटल आर, कैपिटल एच, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एट प्यूबर्टी ये कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या इसका मतलब ये है कि प्यूबर्टी आने से पहले हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज ही नहीं होता? द आंसर इज नो। जैसे जैसे हम बचपन से लेके बड़े होते हैं, प्यूबर्टी तक भी ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना, GnRH, ये रिलीज होता है, लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट में रिलीज होता है, बहुत माइन्यूट अमाउंट में। देखिएगा आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि इंक्रीज द सिक्रीशन, मतलब यहां पे जैसे ही प्यूबर्टी आता है क्या होता है? सिक्रीशन जो है ये इंक्रीज करता है। मतलब इसका मतलब क्या है? ये जो GnRH है या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, क्या प्यूबर्टी से पहले रिलीज नहीं करता? यस करता है, लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट में। क्योंकि देखो बचपन से लेके प्यूबर्टी तक भी हमारा जो गोनाड्स है या जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो तो बचपन से लेके प्यूबर्टी तक भी ग्रो करेगा। तो उसके ग्रोथ के लिए जितना माइन्यूट से माइन्यूट चाहिए उतना ही ये रिलीज करता है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आ जाता है, हमको क्या करना है? स्पर्मेटोजेनेसिस करना है। तो इसी वजह से ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इसका इंक्रीज बढ़ जाता है। तो क्या लिखेंगे? हाइपोथैलेमस एट प्यूबर्टी, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, इंक्रीज द सिक्रेशन। इसका मतलब क्या है? इससे पहले भी रिलीज होता था, लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट में। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आया, क्या हुआ? इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। और ये जाके भाई साहब कहाँ काम करते हैं? ये भाई साहब जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में ये भाई साहब जाके अपना जलवा दिखाते हैं। क्या जलवा दिखाते हैं? ये एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके बोलते हैं कि भाई प्यूबर्टी आ चुका है, अब वो मौका आ चुका है, अब वो वक्त आ चुका है जो आप अपने जो गोनाडोट्रोपिन्स है उनको रिलीज करो। तो प्यूबर्टी, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? जैसे ही सिग्नल मिला GnRH से, उसने क्या किया? अपना जो उसके पास जो गोनाडोट्रोपिन्स थे उसको रिलीज करना स्टार्ट किया। कौन से गोनाडोट्रोपिन्स थे? गोनाडोट्रोपिन
गोनाडोट्रोपिन्स। कौन से गोनाडोट्रोपिन्स थे? दो, एक था FSH, एक है FSH और दूसरा है LH। व्हाट इज FSH स्टैंड फॉर? स्टैंड फॉर follicle stimulating hormone. FSH stand for follicle stimulating follicle stimulating hormone. FSH stand for follicle stimulating hormone and LH stand for luteinizing hormone. Luteinizing hormone. ये जो LH है ना, इसी भाई साहब को और क्या कहा जाता है? ICSH भी कहा जाता है। ICSH यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या लिखेंगे? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी कहा जाता है। किसे? इस भाई साहब को हार्मोन क्या कहा जाता है? लुटेनाइजिंग हार्मोन भी कहा जा सकता है या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है, बिकॉज ये हार्मोन काम करता है इंटरस्टिशियल सेल यानी लेडिक सेल के ऊपर। क्लियर है? ये जो भाई साहब है, चलिए इनकी बात कर लेते हैं। ये जो LH है हमने ऑलरेडी बता दिया। LH जाके कहाँ काम करेगा? LH किसको सिग्नल भेजता है? LH सिग्नल भेजता है लेडिक सेल को। किसको? लेडिक सेल को या इंटरस्टिशियल सेल को क्या भेजता है? सिग्नल भेजता है। क्या सिग्नल भेजता है? टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट एंड्रोजेंस। यहां हो जाएगा? चलो देखते हैं। एंड्रोजेंस क्या? टू सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, टू synthesize and secrete। सिर्फ सिंथेसाइज करने से नहीं चलेगा, सिक्रीट भी करना पड़ेगा। एंड्रोजन कहाँ सिक्रीट होता है बताओ? बताया था मैंने, ब्लड में। कहाँ सिक्रीट होता है? ब्लड में। तो LH भाई साहब क्या करते हैं? लेडिक सेल को बोलते हैं कि आप वक्त आ चुका है कि आप एंड्रोजन सिंथेसाइज करना स्टार्ट कीजिए और उसको सिक्रीट करना स्टार्ट कीजिए ब्लड में। क्यों? एंड्रोजन क्या करता है? एंड्रोजन क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? एंड्रोजन किस में हेल्प करता है? एंड्रोजन हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। और किस में हेल्प करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। तो इसको हम लोग कैसे लिखें मैं सोच नहीं पा रहा हूं। इसके अंदर लिख देते, ठीक है। पहला काम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। एंड दूसरा क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। कितने भी एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स है उसको कौन मेंटेन करता है? उसका फंक्शन को कौन मेंटेन करता है? यही एंड्रोजन। तो क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करता है एंड मेंटेनेंस ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। ये दो काम ये भाई साहब करते हैं। कौन करते हैं? एंड्रोजन। एक बात समझ लेते हैं। जैसे प्यूबर्टी आया, हाइपोथैलेमस ने क्या किया? इंक्रीज किया। इससे पहले भी सीक्रेट होता था लेकिन इस बार इंक्रीज किया। क्या इंक्रीज किया? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करना इंक्रीज किया। ये हार्मोन जाके सिग्नल कौन देगा? एंटीरियर पिट्यूटरी को। देखो भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस का वक्त आ चुका है, अब अपना जो गोनाडोट्रोपिन है उसको रिलीज करना स्टार्ट करो। इसके बाद अनुसार ये क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी दो गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेगा, एक LH और दूसरा है FSH। LH क्या करेगा? LH जो है वो लेडिक सेल को बोलेगा कि वक्त आ चुका है, उठो भाई, वक्त आ चुका है, बनाओ एंड्रोजेंस। LH क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा एंड सिक्रीट भी करेगा। क्या? एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है एंड जितने भी एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स है उसके मेंटेनेंस में या उसके फंक्शंस में हेल्प करता है। कौन? एंड्रोजन। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अब ये आते हैं इस भाई साहब पे, FSH। FSH कौन क्या करता है?
एफएसएच जो भाई साहब है ये काम करते हैं सर्टोली सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर? सर्टोली सेल्स के ऊपर। सर्टोली सेल्स के ऊपर। और सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करके क्या करते? सिक्रीट सर्टेन फैक्टर्स। सिक्रीट, सर्टोली सेल्स को बोलते हैं कुछ सर्टेन फैक्टर्स आप रिलीज कीजिए। सिक्रीट सर्टेन फैक्टर्स। और यही सारे फैक्टर्स किसमें हेल्प करते हैं? यही सारे फैक्टर हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। किसमें? स्पर्मियोजेनेसिस में। तो ये एक बहुत जेनेसिस में, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड्रोजन हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, एंड ये जो सर्टोली सेल्स है ये किस में हेल्प करता है? स्पर्मियोजेनेसिस में। राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया? एफएसएच रिलीज किया। एफएसएच काम करेगा किस पे? सर्टोली सेल्स के ऊपर। सर्टोली सेल्स क्या करेगा? जैसे ही सिग्नल मिला कि सर्टेन फैक्टर्स बनाओ, ये सर्टोली सेल्स तुरंत उठ के सर्टेन फैक्टर्स बनाना स्टार्ट करेगा, सिक्रीट सर्टेन फैक्टर्स। और वही सर्टेन फैक्टर्स किस में हेल्प करेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटिड। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेगा। लेकिन ये जो सर्टोली सेल्स है ना, ये एक और प्रोटीन रिलीज करता है। याद करो मैंने कहा था आपके, क्या कहा था? एक और प्रोटीन ये रिलीज करता है जिसका नाम है इनहिबिन। क्या है? इनहिबिन। इनहिबिन याद आ रहा है? सर्टोली सेल्स के फंक्शन में मैंने डिस्कस किया था। क्या रिलीज करता है? इनहिबिन रिलीज करता है। राइट, इनहिबिन रिलीज करता है। इनहिबिन क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में एक नेगेटिव फीडबैक पहुंचाता है। कब? जब एक्सेसिव स्पर्म बन जाता है। When excessive sperm are produced, when excess sperm are produced, सर्टोली सेल्स क्या बोलता है? सर्टेन फैक्टर्स भी बनाता है और इनहिबिन भी बनाता है। सर्टेन फैक्टर्स स्पर्मियोजेनेसिस कर रहा है और इनहिबिन बना दिया है सर्टोली सेल्स ने, लेकिन इनहिबिन बैठा है, चेक कर रहा है कि हाँ ठीक है, अभी तक तो ठीक है, ज्यादा नहीं बना, अच्छा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, ओ ज्यादा बन गया, ज्यादा बन गया, ज्यादा बन गया। जैसे ही एक्सेस स्पर्म बन जाता है, व्हेन एक्सेस स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, ये इनहिबिन क्या करता है? ये इनहिबिन एक नेगेटिव फीडबैक पहुंचाता है। किस पे? एक नेगेटिव फीडबैक पहुंचाता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। एक नेगेटिव फीडबैक पहुंचाता है किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और जैसे ही इनहिबिन पहुंचाता है एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव इंपैक्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी को पता चल जाता है कि भाई मैंने बहुत ज्यादा एफएसएच रिलीज कर दिया और इसी वजह से ज्यादा स्पर्म बन चुके हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब इनहिबिन ने मुझे बता दिया कि भाई बहुत ज्यादा बन चुका है, अब रोकने का वक्त आ चुका है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? जैसे ही नेगेटिव फीडबैक आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? सप्रेस एफएसएच सिक्रेशन। क्या करेगा? देखो इस चीज को समझो, इस तरफ से सिग्नल गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, ये देखो सिग्नल गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से ये देखो सिग्नल आया यहां पे, और क्या करेगा? सप्रेस एफएसएच सिक्रेशन, सप्रेस एफएसएच सिक्रीशन। क्या करेगा? एफएसएच सिक्रीशन को सप्रेस कर देगा, मतलब कम कर देगा या बंद कर देगा। तो जैसे ही एफएसएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो सर्टोली सेल से सर्टेन फैक्टर्स भी बनना बंद हो जाएंगे और स्पर्मेयोजेनेसिस भी बंद हो जाएगा। सिंपल। तो एक्सेस स्पर्म बनना भी बंद हो जाएगा। समझ में आया कि क्या किया? सर्टोली सेल्स ने सर्टेन फैक्टर्स बनाए जो स्पर्मियोजेनेसिस कर रहा है, और इनहिबिन को बनाया। इनहिबिन बैठा है चौकीदार की तरह, देख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो इनहिबिन एक चेकर है। तो जैसे ही इनहिबिन ने देखा कि बहुत ज्यादा स्पर्म बन चुके हैं, ये क्या करता है? एक नेगेटिव फीडबैक पहुंचाता है। ऐसे यहां से एक नेगेटिव फीडबैक पहुंचाता है किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास।
कि भाई तुमने बहुत ज्यादा स्पर्म बना दिया, अब एफएसएच को थोड़ा सा कम करो। जैसे ही नेगेटिव फीडबैक आता है, ये क्या करता है, एफएसएच का सिक्रेशन सप्रेस करता है। कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी। और एफएसएच का सिक्रेशन अगर सप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, तो सर्टेन फैक्टर्स नहीं बनेंगे और स्पर्मियोजेनेसिस बंद हो जाएगा। क्या परमानेंटली बंद हो जाता है? नो, टेम्पोररी बंद होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे गौर करने वाली चीज ये थी कि गोनाडोट्रोपिन जो है क्या सिर्फ और सिर्फ प्यूबर्टी में निकलता है? द आंसर इज नो। प्यूबर्टी से पहले भी गोनाडोट्रोपिन रिलीज हुआ है, राइट? लेकिन प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी में इंक्रीज कर जाता है सिक्रीशन, उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज ऑल अबाउट बोथ द थिंग्स। कितना टाइम हुआ देखते थे, हालांकि चैप्टर खत्म हो चुका है। चलो 1 घंटा ही हुआ है, बहुत बढ़िया, 1 घंटे में खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो यहाँ हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो होता है खत्म। हमारा स्पर्म बन के तैयार है और स्पर्म अपना जर्नी स्टार्ट कर सकता है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग ओवम बनाएंगे, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।